हेलो गाइज, आ गए हैं हम धमाका बैच लेके। अभी तक इतिहास जो क्लास चल रही थी, हमने अकबर का मध्यकालीन भारत में अकबर तक पहुंचे थे और अकबर के कुछ एक पार्ट पढ़ा चुके हैं हम। वो वीडियो डला हुआ है, प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इसमें अकबर के पूर्व की कहानियाँ, मतलब कि अकबर जब शुरुआती दौर में शासक बना और उन्होंने जो जो कामें किए, कौन सा काम, समाज सुधार का काम जो किया और धार्मिक सुधार का जो काम किया, उसके बारे में मैंने प्रश्न के माध्यम से आप लोग बताया। इस वीडियो में मैं आपको उनका सैन्य अभियान प्लस उनके नौरत्न कौन कौन थे, प्लस उनके दरबार में अनुवाद विभाग था तो कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया गया था, उनके बारे में बताएंगे हम। क्योंकि अकबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक या दो प्रश्न बनते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अकबर को क्या कर समाहित कर दिया जाए दो वीडियो में। इसलिए मैंने पढ़ाया आप लोग को, ताकि बोरिंग भी ना आप लोग को। चलिए, मेरा परिचय, मैं प्रभात रंजन यूनि एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बातें तो होती रहेंगी, टाइम कम है, 14 मई पास में है। चलिए आइए, अकबर जो है, अकबर हमने बुलाया ना कि पहले जो क्लास में था उसमें मैंने पढ़ाया क्या था आपको, सामाजिक सुधार। इसमें पढ़ाएंगे सैन्य अभियान। इसमें सैन्य अभियान इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि वो मैच करने को देता है कि किस समय कौन सा अभियान अकबर ने किया था। चलिए देखिए, सैन्य अभियान जब शासक बना 1556 ईस्वी में, जो 14 वर्ष का वो बच्चा था कलनौर में, जब उसका क्या हुआ, राजअभिषेक हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, समाज सुधार किए। उसके बाद में सैन्य अभियान शुरू किया। शुरुआती दौर में तो सैन्य अभियान खुद नहीं किया, बैरम खान नेतृत्व करते थे। बैरम खान के मृत्यु के बाद सैन्य अभियान भी किया हमने। तो पहला जो अभियान था उनका 1556 में पानीपत का युद्ध था, जो बैरम खान के नेतृत्व में था। मगर राजा शासक जो होता है उसी के नाम से चीज़ें घोषित की जाती है, चाहे नेतृत्व करता कोई हो। उसके बाद उनका अभियान जो देखिए, सैन्य अभियान 1560 और 62 में मालवा विजय उन्होंने किया। और उनका एक कंसेप्ट था कि हम पूरे भारतवर्ष को एक सम्राट में, एक राज्य में समाहित कर लेंगे हम। उनके सैन्य सुधार, सामाजिक सुधार, राजनीतिक क्या करने, राजनीतिक हलचल, धार्मिक सुधार और आर्थिक सुधार के चलते उन्हें अकबर द ग्रेट कहा गया, क्योंकि उन्होंने पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा और साम्राज्य का विस्तार भी किया। जो हुमायूं छोड़ गया था छोटा क्षेत्र, उससे वो विस्तार करके पूरे भारतवर्ष पे शासन करेगा। भारतवर्ष करने का तो भारतीय उपमहाद्वीप देख कैसे 1560 से 62 में उसने मालवा विजय किया। उसमें शासक कौन था, बाज बहादुर शासक था। शासक पूछता है और ईयर पूछता है, तो 60-62 में मालवा विजय, शासक कौन था वहां का, बाज बहादुर। 61 में चुनाव पर अधिकार करता है और नेतृत्व कौन करता है, किसका नेतृत्व, अकबर के सेना का नेतृत्व आसफ खां करते हैं। कौन करते हैं, आसफ खां करते हैं उनके सेना का नेतृत्व। फिर 1562 ईस्वी में वो मेरता विजय करता है। उसमें शासक था जयमल फतह, इसकी कहानी बहुत सुने होंगे आप। 1564 ईस्वी में वो गोंडवाना विजय करता है। शासक था कौन, वीर नारायण। मगर वो अल्पवयस्क था, तो इसकी संरक्षिका थी दुर्गावती। और प्रथम महिला जो थी अकबर से युद्ध की थी, वो गोंडवाना की महारानी, मंडला गोंडवाना जो है एमपी में पड़ता है, उसकी रानी दुर्गावती। शासक तो वीर नारायण था, मगर संरक्षिका थी दुर्गावती। 1567 ईस्वी में 1567 में चित्तौड़ पर अधिकार करता है। ये चित्तौड़ पर अधिकार करता है, चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा तो अधिकार करेगा। फिर देखिए रणथंभौर गलती, 1568-69 में 1568 में 1568 और 69 ईस्वी में रणथंभौर, देखिए था की जगह ध लिख दिया, रणथंभौर विजय करेगा। और शासक था सूरज नारायण राय हांडा। ये पड़ता है राजस्थान के रीजन में चलेगा, क्योंकि राजस्थान का रीजन था, वो राजपूतानों का घराना था,
वो जानता था कि यदि इस राजपूताने घराने में कब्जा हो जाएगा तो सैनिक बाजार में मेरी पकड़ मजबूत हो जाएगी, प्लस गुजरात जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, और सैनिक बाजार में पकड़ हो जाएगी तो आराम से पूरे भारतवर्ष को जीत सकते हैं हम लोग, क्योंकि उससे बड़ा योद्धा, राजपूत से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है। लड़ने और मरने की क्षमता होती है, पीछे पीछे भाग नहीं सकते दबा के। प्लस गुजरात जाने का रास्ता भी यही था, तो भाई कहा चलो राजस्थान पे ही करते हैं। तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अधिकार किया, रणथंभौर पे किया। 1570 में मारवाड़ पे विजय किया था, मारवाड़ विजय किया था, और उसमें शासक था वहां का चंद्रसेन। कौन शासक था? चंद्रसेन, 1570 ईस्वी में। और इसमें ये तो शासक कुछ ऐसे थे जो लड़े अकबर से, मगर कुछ ऐसे शासक राजपूता नहीं हुए तो स्वेच्छा से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसमें पहला नाम आता है भारमल का राजा। भारमल राजा था जो आमेर का राजा था, कछवाहा वंश का था वो, और अपनी पुत्री हरखाबाई या मानबाई की, कहीं हरखाबाई मिलता है कहीं मानबाई की शादी अकबर से कर डाला, और इनके बदले में इनके पुत्रों को मनसब प्रदान किया गया। मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर द्वारा लाया गया था, जो दशमलव प्रणाली पर स्थित थी, दशमलव पद्धति पर, यानी मध्य एशियाई मंगोल पद्धति की थी मनसबदारी व्यवस्था, जिसमें जात और सवार की बात की जाएगी। आगे जब हम क्लास देंगे तो बताएंगे पूरा मध्यकालीन भारत के अर्थव्यवस्था जब पढ़ाएंगे, भूराजस्व व्यवस्था पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन? मनसबदारी व्यवस्था। 1572-73 में वो गुजरात विजय करता है। गुजरात विजय, जब ये राजस्थान विजय कर लेगा तब आ जाएगा गुजरात की तरफ ही। तो पहली बार 72 गुजरात विजय करता है, तो पहली बार यहाँ पुर्तगालियों से भेंट होता है, क्योंकि उस समय तक पुर्तगीज 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह पे आ चुका था पुर्तगीज, और धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो पहली बार पुर्तगालियों से इनका मीटिंग कहाँ होता है? वह गुजरात विजय के बाद। और पहली बार समुद्र देखता है वो, कौन? अकबर, राजा अकबर द ग्रेट। समुद्र नहीं देखा था, अरबियन सी को देखता है। और इसी विजय की स्मृति में इसने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि बुलंद दरवाजा किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? वह है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में, जो एक समय राजधानी भी रहती थी। 1574-76 के बीच में, 1574-76 के बीच में बंगाल और बिहार पे ये आक्रमण करता है। और बंगाल बिहार की खासियत ये है कि कभी भी ये किसी की अधीनता स्वीकार नहीं किया। जब मौका देखा ये स्वतंत्र हो गया। और बंगाल बिहार कहने का अर्थ हुआ कि बंगाल बिहार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश। तो बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया। उसमें शासक था दाऊद खां, अफगानी मूल का था दाऊद खां। और इसका नेतृत्व कौन किया? कहाँ? इस बंगाल बिहार का अकबर की तरफ से वो थे मुनीम खां। पूछा गया प्रश्न है, बिहार विशेष में लगातार पूछता है ये। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो बहुत ही फेमस युद्ध है, सब कोई जानता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है वो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच होता है। मान सिंह का नेतृत्व करा था अकबर का, वही भारमल शासक के पौत्र की बात मैं कर रहा हूं। और महाराणा प्रताप जो अपने वीरता योद्धा के लिए जाना जाता है, संयोग से महाराणा प्रताप हार जाता है। इसी में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर करता है। हकीम सूर मिलता है कहीं कहीं, हकीम सूर पूछा गया प्रश्न है यूपी में, हकीम सूर। और कहीं कहीं यह भी मिलता है कि मान सिंह के साथ आसफ खां भी था, इनके साथ सहयोगी कर्मी के रूप में आसफ खां भी था। तो महाराणा प्रताप का नेतृत्व कौन करता है सेना का? हकीम सूर करता है। 1581 में जब ये विजय कर लेता है तो चलता है दक्षिण की तरफ चलता है, मतलब ये गुजरात विजय कर लेता है तब पाकिस्तान की तरफ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का रीजन जो पाकिस्तान है वहां चलता है। और 1581 में वो काबुल विजय करता है और वहां पे मान सिंह को सूबेदार नियुक्त कर देता है। काबुल विजय नियुक्त करता है और मान सिंह सूबेदार नियुक्त करता है। फिर 1585-86 में वह कश्मीर विजय करता है, उत्तर भारत का कश्मीर रीजन, कश्मीर जो दो पार्ट में हो गया है,
कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हो गया ना केंद्र शासित प्रदेश, उसी कश्मीर की बात कर रहा है। 1591 ईस्वी में संघ विजय करता है, संघ विजय, अरे 1591 ईस्वी में ये करता है, सिंध विजय करता है, ये करता है सिंध विजय करता है। और वहां का शासक था जानी बेगम, शासिका थी जानी बेगम थे, उनको हराता है और उनको भी मिला देता है। काबुल पे, सिंध पे इनके ही क्या थे, कोई ना कोई सगा संबंधी थे, मगर सत्ता में कोई सगा संबंधी नहीं होता है। वही हाल अकबर का था, क्योंकि ये सगा संबंधी बार बार विद्रोह करे थे मुख्य शासक के प्रति, इसलिए क्षेत्र को कब्जे में लिया इसने। 1592 ईस्वी में उड़ीसा विजय करता है, शासक था निसार खां। कौन था? निसार खां शासक था। 1592 ईस्वी में उड़ीसा विजय, शासक था निसार खां। 1595 से 1602 ईस्वी के बीच में अब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता है। इसी बीच में अहमदनगर, खानदेश, बरार पे विजय करता है और सम्राट की उपाधि लेता है, क्योंकि अब ये पश्चिमोत्तर भारत में कर चुका था, पूर्व भारत में कर चुका था, उत्तर भारत में कर चुका था, दक्षिण भारत की तरफ आया तो उसने अहमदनगर, खानदेश, बरार विजय किया, सम्राट की उपाधि धारण कर लिया 1595 से 1602 ईस्वी में। सोचिए, यहाँ आगरा राजधानी और आगरा से पूरा केंद्र पे कब्जा। 1595 में कंधार विजय करता है, वही कंधार जो अफगानिस्तान में आज की डेट में है। 1601 ईस्वी में इसकी लास्ट युद्ध था, अंतिम विजय था शासक, और असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का किला के चाबी खोलता है और उसमें शासक था मीर बहादुर। ये पूछा जाता प्रश्न कि उसका अंतिम विजय कौन है, तो 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध और शासक था मीर बहादुर। इसलिए इस वीडियो अभी तक का जो पढ़ाया गया है उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैच करने को देता है। चलिए अब युद्ध के बाद देखते हैं क्या है। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे, पूछा गया प्रश्न है एक बार। तो अकबर के जो समकालीन शासक हुए उसमें इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, रानी एलिजाबेथ। और अकबर जब शासन कर रहा था उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांस का सम्राट था हेनरी IV, फ्रांस का सम्राट हेनरी IV था। ईरान में शाह अब्बास थे, ईरान का शासक कौन था? शाह अब्बास। और रूस का शासक था जर्माइन बेसिलियोविच, जर्माइन बेसिलियोविच थे, रूस के शासक थे इसमें। अब उनके दरबार में 9 रत्न थे, पूछा जाता है, नाम जो याद कर लिया 9 रत्न का। बीरबल, जिनको महेश दास बोलते हैं, महेश दास भी बोलते हैं, और यूपी के कालपी में नगर में इनका जन्म हुआ है, और इनका खास महेश दास। और ये मारा गया, यूसुफियाई जनजाति के विद्रोह में गया, वहीं मारा गया था ये। तानसेन जिसको ये ग्वालियर के राजा के यहाँ था और बाद में अकबर के दरबार में आया, और अकबर इसके गाने सुनने के लिए बहुत जाता था। उसके कहाँ? उनके घर पे। और मियाँ का तोरी इनका बहुत फेमस गीत है। और मान सिंह, वही मान सिंह, कौन मान सिंह? जो भारमल के पौत्र थे। फैजी, अबुल फजल का भाई था फैजी, अबुल फजल और फैजी, शेख मुबारक का पुत्र अबुल फजल और फैजी, और दोनों भाई थे। अबुल फजल दीन इलाही का गुरु था, दीन इलाही के प्रधान पुरोहित थे, और इन्होंने अकबरनामा किताब लिखा और पूरी कहानी लिख डाली इन्होंने अकबरनामा में। फिर अब्दुल रहीम खाना, ये भी इनके नॉर्थ में थे, अब्दुल रहीम खाना। टोडरमल, आईने 10 साला प्रति का, आईन ए 10 साला पत्ती लाया,
और 1580 ईस्वी में उसके बाद से इन्होंने अर्थव्यवस्था की जो मजबूती प्रदान कर दी इन्होंने। मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजुद्दीन या हकीम हुकाम, ये दो अलग अलग है। फ़कीर, एक मिनट रुकिए, ये जो है दो लोग हैं, एक फ़कीर अजुद्दीन था और 9 नंबर पे जो 9 नंबर है या हकीम हुकाम था। हकीम हुकाम बोलते हैं, हकीम हुकाम और फ़कीर अजुद्दीन थे, ये 9 रत्न थे इनके। सब में कुछ ना कुछ खासियत थी। और फैजी के निर्देशन में ही अनुवाद विभाग की स्थापना होगा। चलिए देख लीजिए अकबरनामा, अभी चर्चा किया ना अकबरनामा, पूछा जाता है अकबरनामा। अकबरनामा जो है ये 3 पार्ट में लिखा गया है। अकबरनामा पूछा गया प्रश्न है, कितने भाग में लिखा गया है? 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 भागों में लिखा गया है। 3 भाग में लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट में अकबर के पूर्वजों और उसके आरंभिक जीवन का वर्णन किया गया है, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में जो है अकबर कथन के घटनाक्रमों का, अकबर के समय के घटनाक्रमों का जिक्र किया गया है। और थर्ड पार्ट जिसे आईने अकबरी बोलते हैं, यही थर्ड पार्ट है आईने अकबरी, अकबरनामा का आईने अकबरी, जो अबुल फजल लिखा है। अकबर के शासन का संबंधित जितने आंकड़े हैं, शासन व्यवस्था है, नियम है, सब इस आईने अकबरी में बताया गया है। तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं आईने अकबरी। और इस अकबरनामा को लिखा था, बताया ना अभी, अबुल फजल। लिखने में लगा 7 साल लग गया था, 7 साल लग गया था लिखने में समय इसको। और इसको ट्रांसलेट, पूछा गया प्रश्न है कि इसको अकबरनामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो हेनरी बेबरिज ने था, वो इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, हेनरी बेबरिज। और अकबर में कहता है कि सुनी मत का स्वीकार कर लिया था। चलिए अब है कुछ चीजें यहाँ पे है कि 1581 ईस्वी जो है अकबर के लिए बहुत ही संकटपूर्ण समय था। पूछा गया प्रश्न है, हमने कहा मेंशन नहीं कर दे। और इसलिए ये कहा किसने है? तो संकटपूर्ण समय है, ये कहा स्मिथ के अनुसार 1581 ईस्वी जो है, क्योंकि ये बहुत संकटपूर्ण समय है। और इसी समय उलमाओं का विद्रोह भी हुआ था, इसीलिए उलमा जब विद्रोह कर देंगे जो इसके समर्थक थे, तो समय संकटपूर्ण होगा ही होगा। कुछ पुस्तकें हैं अकबर काल के, देख लीजिए। अकबरनामा अबुल फजल, मुंतखाब उल बदाऊनी का था, मुंतखाब उल बदाऊनी का था। तारीख अल्फी पूछता है, पुस्तक पूछता है, इसलिए लाया गया है। तारीख अल्फी मुल्ला दाऊद का है, तारीख अल्फी मुल्ला दाऊद। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद का, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद का। अकबरनामा फैजी सिरहंदी का, फैजी और सिरहंदी दोनों का। और अकबरनामा अबुल फजल लिखे हैं। माहिसारे रहीमी अब्दुल बाकी का, माहिसारी रहीमी अब्दुल बाकी का है। किसका है? अब्दुल बाकी का है। ये अकबर के काल की कुछ किताबें हैं जो रट लेना है आप लोग को, पूछता जरूर है। अब उन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की और कुछ पुस्तकों को अनुवाद भी करवाया था। और अनुवाद विभाग का स्थापना फैजी के निर्देशन में हुआ था। जैसे फारसी में अनुवाद किया इन्होंने, तो रामायण और महाभारत दोनों का अनुवाद बदाऊनी ने किया था। और नकीब खां, कहीं के नकी खां लिखता है, और रजनामा नाम से किया था। किस नाम से? रजनामा नाम से, रजमनामा नाम से किया था। ये पूछता है, ये बार बार पूछा गया है। रामायण महाभारत बदाऊनी और नकीब खां ने किया था और रजनामा नाम से किया था। तजक या तुजुक ज्योतिष की पुस्तक है, तजक या तुजुक ज्योतिष की पुस्तक थी। इसका जो अनुवाद किया मोहम्मद खां गुजराती द्वारा, यानी जहान जफर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद खां गुजराती द्वारा या जहान जफर द्वारा किया गया था। भगवत पुराण, ये फारसी में अनुवाद हुआ है सब। भगवत पुराण यानी टोडरमल ने किया था, भगवत पुराण का अनुवाद टोडरमल ने किया था। अथर्ववेद, जब पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे तो अथर्ववेद पढ़ाएंगे। इसमें उसी अथर्ववेद की बात है जहां तंत्र मंत्र जादू टोना की बात की गई है। हाजी इब्राहिम सरहिंदी की बात ये इसने अनुवाद किया था, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। और अनुवाद विभाग से जो पुस्तक अनुवाद हुई है उससे एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। पंचतंत्र अबुल फजल,
विष्णु शर्मा का था पंचतंत्र और अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था। कालिया दमन या यार दानिश अबुल फजल बहुत विद्वान आदमी था, देख लीजिए खुद। कालिया दमन या यार दानिश अबुल फजल द्वारा। राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। कलहन की राजतरंगिणी शाह मोहम्मद शाहबादी द्वारा अनुवाद किया गया था। लीलावती या नल दमयंती फैजी ने किया था इसका अनुवाद, जिसके निर्देशन में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। सिंहासन बतीसी नाम है, बनीसी नहीं, बतीसी। सिंहासन बतीसी ये बदाऊनी ने किया था। सिंहासन बतीसी बदाऊनी ने किया था। तुझके बाबड़ी अब्दुल रहीम खाने खाना था। मुजाम उल बुल्दान भूगोल की पुस्तक थी और मुल्ला अहमद धरवी ने किया था। मुजाम उल बुल्दान भूगोल की पुस्तक थी और मुल्ला अहमद धरवी ने इसका अनुवाद किया था। योग वशिष्ठ बोलते हैं, योग वशिष्ठ फैजी ने किया था और इसका अनुवाद दारा शिकोह भी करता है। योग वशिष्ठ का। फारसी संस्कृत कोश की स्थापना जो किया था वो कृष्णादास द्वारा लिखा गया था। कृष्णादास द्वारा लिखा गया था। स्वदेश वृत्तांत संग्रह अकबर के समय का इतिहास लिखा गया है और इसका लैंग्वेज है वो संस्कृत है और लिखा किसने है? महेश ठाकुर, दरभंगा, जो अकबर के दरबार में था। और इसी महेश ठाकुर को अकबर ने क्या दे दिया था? जमींदारी दे दी थी, जो बाद में ये एक क्या करेंगे? शासन की स्थापना करेंगे। जो बिहार में प्रश्न बनता है और पूछे जाते हैं। दरभंगा राजवंश की स्थापना किसने किया था? महेश ठाकुर ने किया था। संस्कृत बहुत बड़े विद्वान थे, उनके दरबार में थे, स्वदेश वृत्तांत संग्रह लिखे थे और इनके दिया गया जागीरदारी, तो ये शासन स्थापित कर लिया। बीरबल की उपाधि थी वो कविराज की उपाधि थी, राजा द्वारा दिया गया था। और तानसेन की उपाधि, जिसका उपाधि थी कंठभरण विलास का, पूछा जाता है ये प्रश्न। कंठभरण विलास, तानसेन की उपाधि जो थी कंठभरण विलास की उपाधि थी। और फैजी को जो उपाधि मिला था वो मलिक उस शोरा की उपाधि मिला था। फैजी को उपाधि मिला था, मलिक उस शोरा की उपाधि मिला था फैजी को। चलिए, इतने प्रश्न जो है अकबर से बने हैं और बनते हैं, इसीलिए मैंने अकबर को 2 पार्ट में पढ़ाया। पहले पार्ट में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार पढ़ाया और दूसरे पार्ट में पूरा सैन्य अभियान, नवरत्न और उसकी पुस्तकें, जितनी पुस्तकें लिखी गई इस काल में, अनुवाद किया गया, जहां से प्रश्न बनते हैं, मैंने पढ़ाया। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न आते हैं या आने की संभावना है। यह हुआ अकबर समाप्त। इसके साथ ही क्लास से कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जो धमाका बैच लॉन्च किया गया था, ये मकसद ही है आपको 90 पार कराने का। 14 मई को डेट कम है, बातें कम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।